अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, हमारे पास सेकंड ईयर केमिस्ट्री का पास्ट पेपर है, ग्रुप वन का 2024 का। चलते हैं इसकी डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले हैं हमारे पास एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन इथाइलिन एपो ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। इथाइलिन एपोक्साइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इसको हम रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ। तो ये CH3CH2 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो ये CH3CH2 और O नेगेटिव Mg+Br पहले इंटरमीडिएट बनेगा और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो ये हमारे पास 1 ब्यूटानॉल बन जाएगा। राइट आंसर है चार्ली 1 ब्यूटानॉल। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt इन PtCl NO2 NH3 4 इज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जितने लिगेंड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं? 4 एमाइन है, एक नाइट्रो है और एक क्लोरो है। तो ये टोटल हो गए 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। एसिटिक एसिड क्या हम डिस्टिलेशन से बनाते हैं? नो, एसिटिक एसिड हम डिस्टिलेशन से प्रिपेयर नहीं करते। बेसिकली हम एसीटोन को डिस्टिलेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम एल्डिहाइड को डिस्टिलेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं। ओजोनोलाइसिस से भी हम इसको प्रिपेयर नहीं कर रहे। बेसिकली हम एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं फर्मेंटेशन से। हम फर्मेंटेशन से बनाते हैं एथानॉल। एथानॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एसिटिक एसिड। और एस्टेरिफिकेशन से भी हम एसिटिक एसिड नहीं बनाते। राइट आंसर है चार्ली। नेक्स्ट है डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर। डाउन सेल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डाउन सेल हम सोडियम मेटल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय हाउ मेनी टाइम्स। न्यूज़पेपर को हम कितने टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं? तो ये आपकी टेक्स्ट बुक की स्टेटमेंट है कि इसको हम 5 टाइम्स जो है रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। वेजिटेबल घी बनाते हैं हम वेजिटेबल ऑयल से। कैसे? हम वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं, यानी कि वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि वेजिटेबल घी बन जाता है। तो हाइड्रोजिनेशन। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है चूज द गैस विच इज obtained by the reaction of phosphorus with thionyl chloride। तो फास्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। तो इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेसिकली हमारे पास बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है सिलेक्ट द टू नॉर्मल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड। नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, और जो ग्रुप बी के एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो फोर्थ पीरियड में जो हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो हैं पोटेशियम और कैल्शियम। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है? तो C2H6 के पास ना तो ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना फ्लोरीन है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा। C2H5Cl के पास ना तो ऑक्सीजन है, ना ना नाइट्रोजन है, ना फ्लोरीन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिक्वायर होता है, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसी तरह प्रोपेन के पास भी कोई फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास है एथानॉल। तो यस, इसमें ऑक्सीजन भी है और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा। नेक्स्ट है विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प। तो पेपर पल्प बनाने के लिए हमारे पास नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स भी होते हैं और वुडी रॉ मटेरियल्स भी होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल बना हुआ है। तो इसमें जो हमारा पास वुडी रॉ मटेरियल है दैट इज पोपलर। Next, which of the following acid can be used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction? तो Friedel-Crafts reaction उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको हम लेविस एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हेलाइड इज द वीकेस्ट एसिड इन सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास हेलोजन के एसिड्स हैं इनमें सबसे वीक एसिड है HF और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। राइट आंसर इज डेल्टा।
द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरएमाइंस प्रिवेंटेड इन डैश पीएच। तो आपकी टेक्स्ट बुक की स्टेटमेंट है, तो क्लोरएमाइंस की फॉर्मेशन को हम प्रिवेंट करते हैं किस में? अल्कलाइन पीएच में। अल्कलाइन पीएच प्रिवेंट करती है क्लोरएमाइंस की फॉर्मेशन को। राइट आंसर इज बीटा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वन विच इज अल्कोहल। तो जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारी अल्कोहल होगी। तो ये ईथर लिंकेज है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्काइल हैलाइड है। तो दिस इज अल्कोहल। One of the following metal used in the thermite process because of its reactivity। इनमें से कौन सा मेटल जो है थर्माइट प्रोसेस में इस्तेमाल होता है because of its reactivity? That is aluminium। अच्छा, कैनिजेरोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिजेरोस रिएक्शन कौन नहीं देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजेरोस रिएक्शन नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड जो है ये कैनिजेरोस रिएक्शन देता है, बेंजल्डिहाइड भी देता है। ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, ये जो ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड है ये क्या है? दिस वन इज ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड। तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी कैनिजेरोस रिएक्शन देगा। जबकि एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो ये कैनिजेरोस रिएक्शन नहीं देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज पॉलीमर्स इज एन एडिशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है? नाइलॉन 6,6 जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड के मिलने से नाइलॉन 6,6 बनता है। टेरिलीन जो है ये पॉलीएस्टर है, ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। इपॉक्सी रेजिन भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। जबकि पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन के मोनोमर्स ऐड होते हैं, तो स्टाइरीन के अंदर डबल बॉन्ड है तो ये एक दूसरे में ऐड होते चले जाते हैं, तो ये एडिशन पॉलीमर है। राइट आंसर इज बीटा। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। वाई सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली शोन विद ए पॉजिटिव साइन। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और जो सेकंड होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट नेगेटिव क्यों होती है। जब कोई एटम पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में और आने वाले इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है एनर्जी रिलीज होती है। तो जब वो पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। अब वो नेगेटिव आयन जो है उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो लिहाजा इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होंगी। पर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाना है, तो अब हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो अब फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है। When second electron is added, the incoming electron is repelled by first electron, hence energy is absorbed during this process। तो इसमें आपने एग्जांपल भी देनी है कि ऑक्सीजन की पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -141 है, माइनस का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और सेकंड जो है वो +744 है, और प्लस का मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट है प्रूव दैट जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसमें आपने सिर्फ रिएक्शंस देने हैं, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये आपने दोनों रिएक्शंस देने हैं, रिएक्शंस देना जरूरी है, स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ डोलोमाइट एंड एस्बेस्टोस। तो ये मिनरल्स जो हैं ये आपने याद करने हैं चैप्टर नंबर 2 में, यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 4 में। मेटल्स के मिक्स्ड मिनरल्स गिवन है, टेबल बना हुआ है, तो ये मिनरल्स आपने याद करने हैं। डोलोमाइट का फार्मूला होता है MgCO3.CaCO3, और एस्बेस्टोस है CaMg3SiO3 4। नेक्स्ट है व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड वेयर इट इज यूज्ड। तो ये यूनिट नंबर 2 में आपके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, उसमें ये गिवन है कि जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दैट इज, इस सस्पेंशन को हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये जो स्टमक में हमारी जो सीने में जलन होती है, एसिडिटी होती है, इसको ट्रीट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम सिरप पीते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो कि एसिड को न्यूट्रल करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एनोड कोटिंग। तो गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग जो होती है जिसमें हम प्रोटेक्टिव लेयर
यानी कि लेट से आयरन और जिंक की हम बात करें, एक आपके पास आयरन है और एक आपके पास जिंक है, तो जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो एनोड के तौर पे एक्ट करता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करता है। सो जब भी गैल्वेनिक सेल स्टेब्लिश होगा, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और आयरन जो है वो रिड्यूस होगा, यानी कि जिंक को जंग लगेगा, आयरन को जंग नहीं लगेगा। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं सैक्रिफिशियल कोरिजन, और आयरन जिंक की कोटिंग को हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। और चूंकि इसमें जिंक जो है वो एनोड बन रहा है, तो लिहाजा इसको हम एनोड कोटिंग कहेंगे। तो आप किसी मेटल के ऊपर एक ऐसे मेटल की कोटिंग कर रहे हो जो कि एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एनोड कोटिंग। तो इसमें जो आपका मेटल है वो प्रोटेक्ट रहता है, आपके मेटल को जंग नहीं लगता, जो आपने कोटिंग की होती है उसको जंग लगता है, उस मेटल को जंग लगता है। तो इसमें आयरन जो है वो इंटैक्ट रहता है और जिंक को जंग लग जाता है। तो जिंक ने कुर्बानी दे दी आयरन के लिए, तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल कोरिजन। नेक्स्ट है, व्हाई डज द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो इसमें आपने स्टेटमेंट में लिखना है डी ट्रांजिशन। तो ये आपने डायग्राम भी बना देनी है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जब ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। तो जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और कुछ पार्ट को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो जिस पार्ट को ये रिफ्लेक्ट करता है वो इसका कलर होता है। तो जैसे कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन जो है, ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू और रेड लाइट को ट्रांसमिट करता है, तो इसका कलर होता है वॉयलेट। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन न्यूक्लियोफाइल विद टू एग्जांपल्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस लविंग को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इसके पास बेसिकली एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन है और वाटर है। ये इस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल होगा तो इसके पास लोन पेयर होगा, जैसे कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को बनाने का, अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहल से बनाते हैं। तो अल्कोहल्स को या तो हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, या हम इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या हम इसको फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इनमें जो बेस्ट मेथड है वो है कि जब हम अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बेस्ट मेथड है अल्काइल क्लोराइड बनाने का, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड है और एक HCl है। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, HCl भी गैस है, ये दोनों गैसेस स्केप कर जाती हैं, तो पीछे आपका सिर्फ अल्काइल हेलाइड बच जाता है। जबकि बाकी मेथड्स में जो आपका अल्काइल हेलाइड है वो मिक्सचर के अंदर होता है, तो उस मिक्सचर में से आपको अल्काइल हेलाइड निकालना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। इसमें अल्काइल हेलाइड को सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है डिफाइन स्पॉनिफिकेशन नंबर विद एन एग्जांपल। स्पॉनिफिकेशन नंबर क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए स्पॉनिफिकेशन क्या होता है। सोप बनाने को हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। तो बेसिकली सोप हम बनाते हैं फैट से। कहाँ से बनाते हैं? फैट से। तो बेसिकली फैट के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। सो स्पॉनिफिकेशन नंबर क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पॉनिफाई 1 ग्राम ऑफ द फैट और ऑयल। 1 ग्राम फैट या 1 ग्राम ऑयल को स्पॉनिफाई करने के लिए, सोप बनाने के लिए जितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम्स हमें रिक्वायर होते हैं, दैट इज स्पॉनिफिकेशन नंबर। और हर फैट के लिए जो स्पॉनिफिकेशन नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें आपने एग्जांपल दे देनी है ग्लिसरोल ट्राई पाल्मिटेट, तो इसका जो स्पॉनिफिकेशन नंबर है वो 208 है। नेक्स्ट है राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्राइलिक एसिड एंड एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विनाइल ग्रुप के साथ आप कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दो तो ये एक्राइलिक एसिड है, और एक्राइलोनाइट्राइल क्या है कि विनाइल ग्रुप के साथ आप साइनाइड ग्रुप लगा दो तो ये एक्राइलोनाइट्राइल है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कोपॉलीमर एंड टरपॉलीमर। कोपॉलीमर वो होता है जिसमें ऐसा पॉलीमर जो दो दो डिफरेंट मोनोमर्स के मिलने से बने, जैसे कि एक है आपके पास विनाइल एसीटेट और एक है ब्यूटाइल मैलिएट। ये दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, इनके मिलने से जो पॉलीमर बनेगा दैट इज कोपॉलीमर।
जबकि टर पॉलीमर क्या होगा, जिसमें 3 डिफरेंट मोनोमर्स होंगे। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास एक्राइलिक रेजिन्स की, जिसमें हमारे पास मोनोमर्स होते हैं मीथाइल मेथाक्राइलेट और ब्यूटाइल एक्राइलेट और एक्राइलिक एसिड। नेक्स्ट है व्हाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हम क्यों सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, तो बेसिकली इसमें आपने बताना है कि नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। ये ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है लीव्स को, और इससे यील्ड और क्वालिटी जो है प्लांट्स की वो बेहतर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन N2O4 या NO2। NO2 के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, या N2O4 के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें आपने बताना है कि N2O4 पहले कलरलेस होता है, जब हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम मज़ीद टेम्परेचर ले जाते हैं 620 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर कलरलेस हो जाता है। तो इसी इक्वेशन को आपने अपनी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना है, तो इक्वेशन देना लाजमी है। हाउ डज नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर मेटल। तो बेसिकली आपने ये बेसिकली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का पूछ रहा है। तो कॉपर को जब भी हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एक कॉपर नाइट्रेट बनेगा, साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और साथ वाटर बनेगा। अब चूंकि उसने अगर उसने कहा है कॉपर को रिएक्ट करें नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपने डाइल्यूट के साथ भी रिएक्शन देना है और कंसनट्रेटेड के साथ भी देना है। और कंसनट्रेटेड के साथ ये रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, लेकिन साथ इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। डाइल्यूट में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और कंसनट्रेटेड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, वाई आयोडीन हैज मेटालिक लस्टर। यानी कि आयोडीन की जो सरफेस है, आयोडीन जो है वो ये शाइनी सरफेस होती है। आयोडीन जो है वो शाइन करता है, क्यों? बेसिकली बिकॉज गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, net interaction between the nucleus and the outermost electron decreases, so the electron on the surface of the iodine। अब चूंकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत कम है, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली हायर ऑर्बिट में चला जाता है, तो वहां जाके वो डीस्टेबल हो जाता है। तो फिर वो वापस अपने पहले ऑर्बिट में आता है एनर्जी एमिट करके। तो जब वो वापस आता है एनर्जी एमिट करता है, तो वो एनर्जी एमिट करता है लाइट की फॉर्म में। दैट्स वाई ये इसकी जो सरफेस है वो शाइन करती है, ये मेटालिक लस्टर शो करता है। नेक्स्ट है विच हेलोजन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। अब फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो इसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन है और कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो एक जो इसका 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इसका 2pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये 3 sp2 जो है, एक sp2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक sp2 ये इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, और एक sp2 ऑक्सीजन के sp3 के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब ऑक्सीजन जो है, नहीं, ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑक्सीजन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि लोन पेयर के तौर पे एक्ट कर रहा है, एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी लोन पेयर के तौर पे एक्ट कर रहा है, और एक ये sp2 ऑर्बिटल है जो कार्बन के sp2 के साथ लीनियर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब ऑक्सीजन का भी 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बन का भी जो 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो ये दोनों पैरेलल ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बनेगा। सो HCHO में ये भी सिग्मा बॉन्ड है, चूंकि लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है।
ठीक है जी। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। तो C4H10 क्या है? C4H10 है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के सिर्फ दो आइसोमर्स हैं, एक एन ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है हाउ टू ब्यूटीन विल रिएक्ट विथ फॉलोइंग रीएजेंट्स। तो टू ब्यूटीन को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड है तो ये बनेगा एपो ऑक्साइड। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान कार्बन का जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये ब्यूटाइलिन एपो ऑक्साइड बन जाएगी। फिर आपने इसको रिएक्ट करवाना है ब्रोमीन के साथ। तो एक एक ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज रेने निकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेने निकल जो है ये निकल की स्पॉन्जी फॉर्म होती है और इसकी जो एफिशिएंसी है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये ज़्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब कर लेता है। तो रेने निकल निकल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू टेस्ट दी अनसेचुरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की अनसेचुरेशन को हम कैसे टेस्ट करते हैं? उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है और एक बेयर्स टेस्ट होता है जिसमें हम अल्कलाइन KMnO4 इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगर ब्रोमीन ऐड करें और ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर ख़त्म हो जाए तो उसका मतलब है कि उसमें अनसेचुरेशन मौजूद है। इसी तरह अगर हम अल्कलाइन KMnO4 ऐड करें और अगर उसका पिंक कलर ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि उसमें अनसेचुरेशन मौजूद है। तो ये दोनों रिएक्शंस आपने देने होंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ऐसे पोल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिलने से बनते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इनके मिलने से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओजोन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोनिक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोल। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म BOD एंड COD। COD इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपकी बुक में स्टेटमेंट गिवन है। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग केमिकल ऑक्सीडेशन। और COD की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ केमिकली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब है वाटर ज़्यादा कंटेमिनेट है। जितनी ज़्यादा COD की वैल्यू होगी इसका मतलब है वाटर उतना ज़्यादा कंटेमिनेट है। BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये भी कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द मेजर ऑफ डिजॉल्व्ड बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट, हाउ डज ओजोन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस। ओजोन लेयर किस लिए होती है? सूरज से यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो अर्थ के राउंड ओजोन की एक लेयर मौजूद है। ओजोन का काम होता है यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि यूवी रेज हम तक ना पहुंचें, क्योंकि यूवी रेज हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो ओजोन लेयर सराउंड्स द ग्लोब एंड फिल्टर्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन, hence protect living organisms from the harms of the UV rays। राइट। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड्स। बोरिक एसिड्स के नेम्स लिखने हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3। मेटाबोरिक एसिड है HBO2। टेट्राबोरिक एसिड है H2B4O7। पायरोबोरिक एसिड है H6B4O9। तो इसमें जो सबसे स्टेबल है वो ऑर्थोबोरिक एसिड है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एल्यूमिनियम जो है ये मेटालॉइड है, ये बेसिकली एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो HCl के साथ रिएक्ट करके ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। नेक्स्ट है गिव 4 कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ग्रुप 4A एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो लिखें। सारे जो हैं ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे कि कार्बन CH4 बना रहा है, सिलिकॉन SiH4 बना रहा है। सारे जो हैं वो टेट्रावेलेंट है, यानी कि सारे जो हैं वो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। सारे जो हैं वो क्लोरीन के साथ मिलके टेट्रा क्लोराइड्स बनाते हैं। सारे जो ऑक्सीजन के साथ मिलके डाइऑक्साइड्स बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हाउ इज इथाइल बेंजीन प्रिपेयर्ड थ्रू वर्ड्सफिटिक रिएक्शन। तो वर्ड्सफिटिक रिएक्शन में हम अल्काइल बेंजीन बनाते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम
हेलो बेंजीन लेते हैं, हेलो बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हेलाइड के साथ, तो इसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है, और दोनों हेलोजन जो हैं वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है। तो ये है वर्ड्सफिटिक रिएक्शन, जिसमें हम अल्काइल बेंजीन बनाते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल एमाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथानॉल। तो एथानॉल से हमने इथाइल क्लोराइड बनाना है। तो एथानॉल को हम रिएक्ट करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और एथानॉल को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इथाइल एमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अल्कोहल का रिएक्शन है कि अल्कोहल को हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इथाइल क्लोराइड बनेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एमाइन बनेगा। नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्वर्ट एथानॉल टू एथानल। तो एथानॉल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनानी है तो सिंपल ऑक्सीडेशन करेंगे, एथानॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एथानल बन जाएगी, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगी। नेक्स्ट है गिव 4 यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे यूजेस गिवन है, तो कोई से भी 4 यूजेस आपने याद कर लेने हैं। एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स में इस्तेमाल होता है, फिनोलिक रेजन्स बनाने में इस्तेमाल होता है, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनाने में इस्तेमाल होता है जो कि रबर एक्सेलरेटर है। और नेक्स्ट है व्हाट इज निन हाइड्रोजन टेस्ट। अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास निन हाइड्रोजन टेस्ट होता है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड्स। तो आप निन हाइड्रोजन ऐड करोगे अपने सोल्यूशन में, अगर तो वॉयलेट कलर प्रोड्यूस हो जाए तो इसका मतलब है अमाइनो एसिड मौजूद है। दिस टेस्ट इज यूज टू विजुअलाइज अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है हाउ वुड यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। एसिटिक एसिड से एसिटामाइड बनाना है, तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो एसिटिक एसिड को आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे तो पहले अमोनियम एसिटेट बनेगा, और फिर इसको हीट करोगे तो एसिटामाइड बनेगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और ये भी हम कहते हैं कि ये वाहिद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है जो डायरेक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट आपने एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाना है। तो एसिटिक एसिड को पहले आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो पहले कैल्शियम एसिटेट बनेगा, और कैल्शियम एसिटेट की आप ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो एसीटोन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थे जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चंस। डिस्कस वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द शॉर्ट पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताना है अक्रॉस द शॉर्ट पीरियड, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रुप 4 तक इंक्रीज होता है, उसके बाद जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है और इसमें आपने ग्राफ भी बनाना है। फिर नेक्स्ट है गिव एनी 4 पॉइंट्स टू एलेबोरेट दी पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम का जो पेक्युलियर बिहेवियर है ये यूनिट नंबर 2 में गिवन है। लिथियम का भी पेक्युलियर बिहेवियर गिवन है और बेरिलियम का भी गिवन है। तो बेरिलियम के 5 पॉइंट्स गिवन है, तो आपने कोई से 4 पॉइंट्स लिखने हैं। हाउ डज फ्लोरीन डिफर फ्रॉम इट्स ओन फैमिली मेम्बर्स। इसी तरह यूनिट नंबर 5 में फ्लोरीन का भी पेक्युलियर बिहेवियर जो है वो गिवन है। तो फ्लोरीन के आपने जो पॉइंट्स हैं जो बाकी मेंबर से डिफर कर रहे हैं वो आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या है, तो ये वो टाइम है जिसमें सीमेंट जो है वो हार्ड होता है, और इसमें आपने रिएक्शंस लिखने हैं। उसने कहा इसमें रिएक्शंस होते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स के भी रिएक्शंस होते हैं और फिर 1 to 7 डेज के भी रिएक्शंस हैं, तो आपने सिर्फ 24 आवर्स के रिएक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन यूनिट नंबर 7 में गिवन है, जिसमें आपने पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है और फिर एसपी हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ इथाइन। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये अल्काइल हैलाइड्स यूनिट नंबर 10 का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को आपने एक्सप्लेन करना है, इसमें आपने E2 को भी एक्सप्लेन करना है, E1 को भी एक्सप्लेन करना है प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, और साथ स्टेटमेंट्स भी देनी है। नेक्स्ट इथाइन को रिएक्ट करवाना है हैलोजन एसिड के साथ, तो ये इथाइन का रिएक्शन है हैलोजन एसिड के साथ। तो इसमें 2 हैलोजन एसिड ऐड हो सकते हैं। तो पहला हैलोजन एसिड ऐड होगा तो उसमें मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, लेकिन जब दूसरा हैलोजन एसिड ऐड होगा तो उसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। फिर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन के MnO4 सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो इसमें बेसिकली पहले हमारे पास 4 OH ग्रुप लगेंगे और उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो पहले ग्लाइऑक्सिल बनेगा और इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड बनेगा।
फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पहले वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, तो पहले विनाइल अल्कोहल बनेगी, उसमें रीअरेंजमेंट होगी तो एसिटल्डिहाइड बनेगी। अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो मीथाइल साइनाइड बनेगा। नेक्स्ट हेलोफॉर्म रिएक्शंस को आपने एक्सप्लेन करना है। तो एसिटल्डिहाइड जो है ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। आपने आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, तो एक इसमें आयोडोफॉर्म बन जाएगा और एक इसमें जो कार्बन है वो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। इसमें एक आयोडोफॉर्म बन जाएगा, बाकी दो कार्बन जो है वो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। और ये जो है ये बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें भी एक कार्बन आयोडोफॉर्म बन जाएगा, बाकी दो कार्बन जो है वो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। फिर एथानॉल जो है, एथानॉल में भी एक कार्बन जो है वो आयोडोफॉर्म बन जाएगा, दूसरा कार्बन जो है वो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो ये सारे जो है वो आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने रिएक्ट करवाना है, और आयोडोफॉर्म बनेगा, साथ एसिड का सॉल्ट बनेगा, साथ वाटर बनेगा और सोडियम आयोडाइड बनेगा। फिर आपने दो रिएक्शंस देने हैं जिसमें बेंजीन एक्ट करेगा एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसमें आप हेलोजिनेशन रिएक्शन दे दो, सल्फोनेशन रिएक्शन दे दो, नाइट्रेशन रिएक्शन दे दो। फिर आपने दो बेंजीन के रिएक्शंस देने हैं जिसमें ये अनसैचुरेटेड के तौर पे एक्ट करेगा। तो इसमें आप हेलोजिनेशन करोगे, हेलोजन को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और दूसरा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। नेक्स्ट है हाउ विल यू प्रिपेयर बेकेलाइट। बेकेलाइट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिनोल को हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें बेकेलाइट बनेगा। और फिनोल को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। सो दिस इज ऑल अबाउट HSSC2 केमिस्ट्री पास्ट पेपर ग्रुप नंबर 1। ओके जी, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज।